दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारत के भूगोल का भाग 3। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जलवायु, मृदा और वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है मुंबई पवनाभिमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है, या पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई पवनाभिमुखी है। दोस्तों, पुणे और नागपुर ये पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी या पवन विमुखी ढालों पर वृष्टि छाया प्रदेश में यानी शैडो जोन में स्थित हैं, और इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं, और परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मुंबई जो है पवनाभिमुखी यानी जिधर से मानसूनी पवनें चलते हैं उधर ढाल पर स्थित एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि मुंबई पवनाभिमुखी यानी पवन जो है मानसूनी पवनों की दिशा की ओर ढाल पर स्थित एक तटीय प्रदेश है। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं वहां पे स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है, इसको रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं और इनके संघनन से इस भाग में भारी वर्षा होती है, और इसी कारण मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है मानसून, गल्फ स्ट्रीम धारा, भूमध्य रेखा, या हिंद महासागर का अस्तित्व। तो सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम धारा। दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय प्रायद्वीप में जो है हिंद महासागर में अवस्थित है, और जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर बहती है। तो देखिए, भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु है, आप जानते हैं, और हिंद महासागर के अस्तित्व और भूमध्य रेखा की जो है भारत की जलवायु पर असर पड़ता है, गल्फ स्ट्रीम धारा का नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके मेघालय, कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट, या कोंकण तट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर में लेह। कश्मीर में लेह क्या मतलब? अब लेह दोस्तों जो है ये सबसे कम जो है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत में 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, देखा जाए कश्मीर का लेह 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है। इसी तरह कोरोमंडल तट और कोंकण तट पर भी वर्षा होती है। अगर जो हम भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को देखें तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या उनकी पहुंच से बहुत दूर रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून कब से कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई, या 15 जुलाई। तो आप जानते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी अरब सागर से चलने वाली मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, और ये पवनें 1 जून तक केरल तट पर और 10 से 15 जून तक मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती हैं, और 15 जुलाई तक ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती हैं। तो भारत में मानसूनी पवनें सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को ही पहुंच जाती हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे देश में 15 जुलाई तक सक्रिय हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन है ओडिशा कर्नाटक, पंजाब तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश बिहार, या तमिलनाडु कर्नाटक। तो सही उत्तर है भारत में शरतकालीन वर्षा पंजाब और तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून है वहां से तमिलनाडु तट जो है यहाँ पर 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो सागर तट के आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। और इसके अतिरिक्त उच्च पश्चिमी भारत, पंजाब और हरियाणा में भी दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, और पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता यानी नमी ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बहते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन है आपके जलोढ़ मिट्टियां, लैटराइट मिट्टियां, लाल मिट्टियां, या रेगुर मिट्टियां।
तो सही उत्तर है भारत में जो है दोस्तों रेगुर मिट्टियां, ये इनका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। काली मृदा, कपासी मृदा या उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टियों को जाना जाता है। दोस्तों दक्कन के पठार के ऊपरी भाग में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ये वन भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इनको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनको जो है दोस्तों सामान्य रूप से पतझड़ वाले वन भी कहा जाता है, और ये वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें सागौन और साल के वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। और दोस्तों इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई से प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? ऑप्शन है वर्षा ऋतु, रबी, खरीफ, शीत ऋतु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी खरीफ। दोस्तों वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द और लोबिया आदि की फसलें शामिल हैं जो खरीफ के अंतर्गत आती हैं। 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी जो गर्मी की फसलें हैं, खरीफ यानी वर्षा ऋतु की फसलें, और जायद दोस्तों ये फसलें जून और जुलाई के बीच में उगाई जाती हैं। इनमें खीरा, ककड़ी, उड़द आदि शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, और ए और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? दोस्तों भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो देखिए दोस्तों लैटराइट मिट्टी जो है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है, और ये मिट्टी लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। और ये मिट्टी काजू और कसावा आदि फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और भारत में अगर जो इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम के पहाड़ी क्षेत्रों और मेघालय में पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लैटराइट मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? अक्टूबर नवंबर में, मई जून में, जनवरी फरवरी में या मार्च अप्रैल में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून यानी मानसून के निवर्तन से अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। और इस चक्रवात से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कुल कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है 123, 126, 127 या 122। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका 127। माइक्रो एग्रो क्लाइमेट जोन है। देखिए दोस्तों कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जबकि 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश हैं, और इनका मुख्य आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां हैं। तो याद रखिएगा भारत में कुल 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश और 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुर। तो इसमें से आपको बताना है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। सही उत्तर है ऑप्शन ए अम्लीय मृदा। दोस्तों अम्लीय मृदा जो है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, लेस देन 7,
देखिए, लेस देन 7 पीएच मान वाली मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं, 7 पीएच मान वाली मृदा को उदासीन मृदा और 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। तो चाय के लिए दोस्तों अम्लीय मृदा की जरूरत पड़ती है। चाय एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और इसके उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 से 500, 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। और इसकी कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित अम्लीय और उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि फास्फोरस, पोटास, लोहांश और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियां अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है या जंगल की ज्वाला? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जिसको साधारण हिंदी में दोस्तों पलास कहा जाता है। पलास वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राल या रेजिन प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन देखिए, चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीड़ के वृक्ष से। दोस्तों, चीड़ या पाइन के वृक्ष से रेजिन या गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव मिलता है, जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोड़धारी वृक्षों से राल या जो रेजिन है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, तारपीन का तेल, सुगंध और अगरबत्तियां आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे शुष्क भाग यानी ड्राई एरिया कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, राजस्थान का, लद्दाख, कच्छ या जबलपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, जैसलमेर। दोस्तों, भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में पड़ता है, जहां पर मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती हैं और यहां बहुत कम वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए इसे भारत का सबसे शुष्क भाग कहा जाता है। और ये एरिया थार के मरुस्थल यानी जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है दोस्तों, उसका क्षेत्र है, जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? ऑप्शन है स्थल समीर, समुद्री समीर, तटों पर कम आबादी या स्थल समीर तथा समुद्री समीर दोनों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थल समीर के कारण। दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती हैं और रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र पर निम्न वायु दाब और धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। और इसीलिए तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, निकट जो स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, आप जानते भी हैं कि भारत का मेघालय राज्य सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। और दोस्तों यहाँ पे मेघालय में एक जगह है मासिनराम, यहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। ये मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर है। और मासिनराम के पहले दोस्तों चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, जो कि मेघालय में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोयम या दोयम मिट्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी से। दोस्तों पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा या फिर कपास की काली मिट्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपास की काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है और ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है और इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को दोस्तों, कपास की काली मिट्टी को स्वतः जुताई योग्य मृदा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य हैं, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। इन वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, सही है। ये वन बिरले नहीं बल्कि घने होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। दोस्तों, यहां पर उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं। इनके पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और इन वनों में रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी और मैपल आदि प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं दोस्तों, इनमें वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान जहां पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वहां पर ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो ये था आज का। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।